मंच पर विराजमान बिहार प्रदेश के नए राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, राज्यपाल पद पर धारण करने के बाद आदरणीय रामनाथ जी का पटना के बाहर यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम आरा में हो रहा है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं। पूरा जीवन समाज के ऐसे पीड़ितों, शोषितों के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ऐसे श्रीमान रामनाथ कोविंद जी आज राज्यपाल के रूप में बिहार की जनता की सेवा के लिए हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं सार्वजनिक रूप से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी, उनकी पहचान बन गई थी फ्लाईओवर मिनिस्टर, फ्लाईओवर मिनिस्टर। पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने रास्तों की ऐसी जाल बिछा दी थी। आधुनिक फ्लाईओवर का कंसेप्ट श्रीमान नितिन जी लाए थे। आज वे बिहार के कोने कोने को हिंदुस्तान के हर कोने से जोड़ने के लिए रास्तों की योजना लेकर के आए। मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर जी, श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान राजीव रंजन सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री महोदय श्रीमान रामकृपाल यादव जी, श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, श्रीमान नंदकिशोर यादव जी, श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, श्रीमान अश्विनी कुमार चौबे जी और आरा के जागरूक सांसद मेरे मित्र श्रीमान आर.के. सिंह जी, यहां के विधायक श्रीमान अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, रौरा, सब लोग के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के बाद हम भोजपुर आयल बानी। बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर रौरा लोकान के बहुत बहुत अभिनंदन।
भाइयों बहनों, आज बहुत ही जल्द सवेरे सवेरे मैं दुबई से आया। और अब आपके पास पहुंच गया। मेरे जो कार्यक्रम बनाते हैं वो मुझे समझा रहे थे कि साहब, इतना जल्दी जल्दी कैसे जाएंगे, पूरी रात प्रवास करके आएंगे और फिर चल पड़ेंगे। हमारे अफसरों को चिंता थी, लेकिन आपने पुकारा, हम चले आए। भाइयों बहनों, ये सरकार का कार्यक्रम है और अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है। अनेक योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र की चर्चा हो, या बिहार के कोने कोने में गांव-गांव तक रास्तों की जाल बिठाने का काम हो, आज ऐसे कामों का शिलान्यास हो रहा है जो आने वाले दिनों में बिहार की शकल सूरत बदल देंगे, बिहार के भाग्य को बदल देंगे और बिहार के नौजवान को एक नया बिहार बनाने की एक अद्भुत क्षमता देंगे, अद्भुत ताकत देंगे। मेरे मित्र श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी देश के कोटि कोटि युवाओं को हुनर सिखाने का बीड़ा उठा करके चल पड़े। मैं आज उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश का तो एक खाका बनाया ही है, लेकिन आज उन्होंने बिहार में जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है, उनको हुनर कैसे सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, रोजी रोटी के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए, इसका पूरा खाका एक किताब बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से देश का भाग्य बदलने वाला है, और दिल्ली में जो सरकार है ना, वो टुकड़ों में नहीं सोचती है। और नहीं टुकड़े फेंक करके देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना न बनाए, तब तक
परिणाम नहीं मिलता है। घर में भी अगर हम बच्चों को एक दिन कहें कि लो चावल खा लो, दूसरे दिन कहें कि लो ये नमक मिर्ची खा लो, तीसरे दिन कहें कि ये दाल खा लो, चौथे दिन कह दें कि चपाती खा लो, हफ्ते भर में सब चीज पेट में जाने के बाद भी न खाने का संतोष होता है, न शरीर बनने की संभावना होती है, सारा का सारा बेकार चला जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों ना, लेकिन एक ही थाली में परोसा जाए तो बालक कितने प्यार से खाता है, कितने चाव से खाता है। शरीर में रक्त बनना शुरू होता है, मांस बनना शुरू होता है, हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाता है। और इसलिए हम टुकड़ों में काम करना नहीं चाहते। हमने पहले कहा मेक इन इंडिया, हमने दुनिया को कहा कि आइए भारत में पूंजी लगाइए, कारखाने लगाइए, नई नई चीजें बनाएं। दुनिया भर के लोगों को समझाने की कोशिश की और आज मुझे खुशी है कि विश्व भर से लोग उत्पादन के लिए, कारखाने लगाने के लिए, भारत में आने के लिए तैयार बैठे हैं, उत्सुक बैठे हैं। कल मैं अमीरात गया था, अबू धाबी से बयान देखा होगा आपने। मैं तो अभी आज अखबार देख नहीं पाया हूं, न टीवी देख पाया हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि अबू धाबी की सरकार ने भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपया की पूंजी लगाने का निर्णय घोषित किया। भाइयों बहनों, कारखाने लगेंगे, लेकिन अगर मेरा नौजवान स्किल डेवलप नहीं हुआ होगा तो ये कारखाने उसके काम कहां से आएंगे। और इसलिए एक तरफ मेक इन इंडिया तो दूसरी तरफ स्किल इंडिया का कार्यक्रम चलाया है, ताकि एक तरफ कारखाने लगे, दूसरी तरफ नौजवान को रोजगार मिले। कोई कारखाना लगाने के लिए तो आएगा, लेकिन बिजली नहीं होगी तो कारखाना लगेगा क्या? कारखाना चलेगा क्या? कोई रुकेगा क्या? अगर बिहार में हमें उद्योग लाना है तो बिहार में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली के कारखाने लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? तो हमने अभियान उठाया है, बिजली के कारखाने लगाओ, बिजली पैदा करो, ताकि जब कारखाना तैयार हो जाए तो बिजली मिल जाए, बिजली मिल जाए तो स्किल वाला नौजवान मिल जाए और विकास की दिशा में आगे बढ़ जाए। भाइयों बहनों, अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राची से हमने कहा था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अभी हमारे देश में ये शब्द ऊपर की सतह पर ही उपयोगी परिचित है, नीचे तक परिचित नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे हर गांव में 5-10 तो ऐसे नौजवान होते हैं कि जो कुछ कर दिखाने का माजा रखते हैं, करने की ताकत रखते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। वो भी सोचते हैं कि मैं भी एक छोटा कारखाना क्यों ना लगाऊं, मैं भी छोटी फैक्ट्री क्यों ना लगाऊं। भले मेरी फैक्ट्री में 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग काम नहीं करते होंगे, 2 लोगों को लगाऊंगा, लेकिन मैं काम शुरू करना चाहता हूं। इसे स्टार्टअप कहते हैं। हर एक व्यक्ति 2-4 लोगों को रोजगार दे सकता है, नई चीजों का निर्माण कर सकता है और
अपने इलाके की उपयोगिता को पूरी कर सकता है। हमने आने वाले दिनों में स्टार्टअप के लिए एक बड़ी योजना पूरे देश में लगाने का निर्णय किया है। लेकिन मैंने पूरे देश में आर्थिक मदद करने वाली बैंकों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान के नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मदद करें, ये तो कहा ही है। लेकिन साथ साथ मैंने एक विशेष बात कही है कि आप हर बैंक में से 50 नौजवानों को दे, 100 नौजवान को दे, 25 नौजवान को दे, जो भी कर सकते हैं करें। लेकिन हर बैंक कम से कम अपनी एक बैंक के पैसों से एक दलित पीड़ित को स्टार्टअप के लिए पैसे दें, उसको उद्योगकार बनाएं। और एक मेरा दलित मां का बेटा, एक मेरा आदिवासी मां का बेटा अगर छोटा सा भी एक कारखाना लगा देता है, एक दो लोगों को रोजगार देता है, तो मेरे पिछड़े हुए भाइयों को फिर कभी भी किसी की सूरत देखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, एक संपूर्ण चक्र उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया, 70 साल पर आने पर के हम दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। हमने कृषि विकास, ज्यादा अन्न कैसे पैदा हो, ज्यादा अन्न कैसे उपजाऊ करें, इस विषय की तो चर्चा बहुत की। लेकिन मेरे किसान का हाल क्या है, इस पर तो कभी सोचा नहीं। कृषि की तो चिंता की, किसान छूट गया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, किसान का कल्याण किए बिना कृषि का कल्याण हो सकता है? कृषि के कल्याण के बिना किसान का कल्याण हो सकता है? दोनों का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार हमारी सरकार ने फैसला किया है, और यही बिहार की धरती के सपूत श्रीमान राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में हम एक नया अभियान आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कृषि का तो कल्याण हो, किसान का भी कल्याण हो। और इसलिए कृषि और किसान कल्याण, इस रूप से अब नया विभाग काम करेगा। मैं मानता हूं देश भर के किसानों के लिए आजादी के बाद इतनी उत्तम खबर इसके पहले कभी नहीं आई है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों बिहार आया था और मैंने कहा था कि बिहार की गिनती बीमारू राज्य में होती है, उसको हमने बाहर निकालना है। तो यहां के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए। उनको बहुत गुस्सा आया कि मोदी होता क्या है जो बिहार को बीमारू राज्य कहें, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अब बिहार बीमारू राज्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं, और अगर बिहार
बीमारू से बाहर आ गया है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पूरे हिंदुस्तान को होगी। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि बिहार बीमारू राज्य नहीं है, अब वो बीमारू नहीं रहा है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसको शार्प इंटेलेक्ट कहें, तेजस्विता कहें, जितनी शायद बिहार के लोगों में है, और जगह पे उसको खोजना पड़ता है। परमात्मा ने आपको यह ताकत दी है। आप विचक्षण हैं, तभी तो चाणक्य यहां पैदा हुए थे। आप तेजस्वी हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने पेट भर खाना खाया हो, हर प्रकार की मिठाई मिल गई हो, हर प्रकार की चीजें मिल गई हो, पसंद का हर खाना मिल गया हो, पेट भरा हो, तो कोई खाना मांगने के लिए जाएगा क्या? जरा बताइए ना, कोई जाएगा क्या? अगर आपका पेट भरा है तो खाना मांगेगे क्या? कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है, बीमारी का नामो निशान नहीं है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा खाना खाता है, ढेर सारा काम कर सकता है, जो तंदुरुस्त है वो कभी डॉक्टर के पास जाएगा क्या? बीमारी के लिए जाएगा क्या? जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास जाएगा ना। जो बीमार नहीं है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। एक तरफ तो कहते हैं हम बीमारू नहीं हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बिहार की जनता तय करे, बिहार की जनता तय करे। भाइयों बहनों, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो सिर्फ हिंदुस्तान के पश्चिमी राज्यों के विकास से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश को आगे बढ़ना है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाकों को आगे बढ़ाना ही होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, जब तक इन राज्यों का भला नहीं होगा, देश का कभी भला नहीं होने वाला। भाइयों बहनों, अब तक बिहार को 2 पैकेज मिल चुके हैं। जब बिहार और झारखंड अलग हुए, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस विभाजन के कारण जो आवश्यकताएं थी उसको ध्यान में रख करके 2003 में 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, बाद में दिल्ली में सरकार बदल गई, हालात बदल गए, और ये मुझे ऐसा सत्य कहना पड़ रहा है, ऐसा कड़वा सत्य कहना पड़ रहा है जो बिहार के लोगों को जानना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो 10,000 करोड़ रुपयों का पैकेज घोषित किया था,
2013 तक 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा भी बिहार नहीं कर पाया था। 1,000 करोड़ रुपया उसमें बच गया था। सिर्फ 9,000 करोड़ का खर्चा कर पाए थे। उसके बाद पिछले कुछ समय के पहले बिहार के अंदर एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। क्या हुआ उसकी बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। उस समय के यहां के मुख्यमंत्री इस राजनीतिक तूफान के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कौन सी सरकार थी आपको मालूम है। वहां पर बिहार के स्वाभिमान को दांव पे लगा दिया गया। राजनीतिक आश्रय के लेने के लिए बिहार के स्वाभिमान को छोड़ करके दिल्ली दरबार में गए, गिड़गिड़ाए, इज्जत के खातिर कुछ दे दो भैया दे दो। दिल्ली सरकार ने उस समय बिहार के साथ क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों। बिहार का स्वाभिमान क्या होता है, बिहार का आत्मसम्मान क्या होता है, बिहार का गौरव क्या होता है। भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार ने उनको खुश रखने के लिए अपने घर में भी कोई ज्यादा रोता है तो चॉकलेट दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, और वो भी जाकर के कह देता नहीं नहीं मुझे चॉकलेट मिल गया, मुझे चॉकलेट मिल गया। दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बिहार के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया और क्या दिया? सिर्फ 12,000 करोड़ रुपया। कितना? 12,000 करोड़ रुपया। उसमें भी 1,000 करोड़ रुपया जो अटल जी के समय के लटके पड़े थे वो भी जोड़ दिया। मतलब दिया सिर्फ 11,000 करोड़। और वो भी दिया नहीं, कागज पे पकड़ा दिया गया। लो भाइयों बहनों, ये हिसाब इस सरकार का कार्यक्रम है। जनता जनार्दन को देना मेरा दायित्व बनता है। मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपके हक की बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? सत्य लोगों के सामने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 1,000 अटल जी वाले, 11,000 उनके, 12,000 करोड़ की घोषणा हुई। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें से अब तक सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 12,000 में से कितना? भाइयों बहनों, ये 4,000 में भी 2013 में, 2014 में मामूली खर्चा हुआ। इन 4,000 करोड़ का खर्चा भी दिल्ली में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, उसके बाद ज्यादा खर्चा हुआ, उसके पहले वो भी नहीं हुआ था। और उस समय का भी 8,000 करोड़ रुपया अभी भी डब्बे में पड़ा, बंद पड़ा है जी। मुझे बताइए, ये ऐसी कैसी सरकार है? 8,000 करोड़ रुपया अभी भी खर्च नहीं कर पाई है। और इसलिए भाइयों बहनों,
अब तक 2 पैकेज मिले, एक 10,000 करोड़ का, एक 12,000 करोड़ का, और उसको भी खर्च नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज मैं आपको मेरा वादा निभाने आया हूं। जब मैं लोकसभा के चुनाव में आया था, तब मैंने वादा किया था कि बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मैं पिछले दिनों बिहार आया, लेकिन मैं अपनी बात बता नहीं पाया था, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी। संसद की एक गरिमा होती है, हर सरकार के लिए संसद की गरिमा को बरकरार रखना उसका दायित्व होता है। और मैंने अपनी वो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाते हुए चुप रहना पसंद किया था। आया, कुछ बताए बिना चला गया। इसके लिए भी मेरे बाल नोच लिए गए, मेरे बाल नोच लिए गए। यहां तक कह दिया कि ये कारण झूठा है, ये जनता की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। भाइयों बहनों, अभी तो 4 दिन पहले संसद का सत्र समाप्त हुआ है, और आज मैं आरा की धरती से बिहार की जनता को मैं अपना वो वादा पूरा करने आया हूं। भाइयों बहनों, जब मैंने जिम्मेवारी ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा, और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। भाइयों बहनों, बात यहीं पर रुकेगी नहीं।
बात यहीं पर रुकेगी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये 1.25 करोड़ रुपया का तो पैकेज दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ काम चल रहे हैं, जो काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिसमें अभी खर्चा नहीं हुआ है तो बहुत कम हुआ है। जैसे मैंने कहा था, पुरानी सरकार का 12,000 करोड़ का पैकेज था, उसमें 8,282 करोड़ रुपया, करीब 8,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो अभी बाकी पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्गों में बनाने में 12,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। बांका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बिजली का कारखाना लगने वाला है 20,000 करोड़ रुपया से। अगर मैं इनको जोड़ूं तो वो रकम बनती है 40,657 करोड़ रुपया। और इसलिए 1.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त, 1.25 लाख करोड़ के उपरांत ये 40,000 करोड़ रुपया भी बिहार के विकास के लिए जोड़ा जाएगा। 1.25 लाख प्लस 40,000 करोड़, और हो गया टोटल 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, 1,65,000 करोड़ रुपया। अब मुझे बताइए, न दिल्ली की सरकार पहले थी, उनमें धरती पर काम करने की ताकत थी, न बिहार को मिला पैसा उपयोग कर पाए। मैं आपको वादा करता हूं, मैं इसको लागू करके रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, लागू करके रहूंगा। भाइयों बहनों, हमारे देश को अगर समस्याओं से मुक्त करना है तो विकास के रास्ते से ही किया जा सकता है। नौजवान को रोजगार देना है तो विकास से ही मिलेगा। किसान का भला करना है तो विकास से होगा। गांव का भला करना है, विकास से होगा। हमारे देश से गरीबी से मुक्ति करनी है तो विकास से ही होगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विकास के लिए बिहार को एक नई ताकत मिले, बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, पूर्वी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में बिहार एक अहम भूमिका निभाए, इसलिए पुरानों में से 40,000 करोड़ और नए में से 1.25 लाख करोड़, 1,65,000 करोड़ रुपया आज आपके चरणों में घोषित करते हुए मुझे आनंद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी मुट्ठी से बंद करके बोलिए, भारत माता की। आज तो ताकत जोरों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।